हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। इस चैनल पर अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। अपनी जो सीरीज चल रही है, अपन इसके 12th पार्ट पर आ गए हैं। अपन आप देख रहे होंगे डेली एक वीडियो आ रही है, यानी बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट करी जा रही है ये सीरीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन लोग कवर कर रहे हैं इसमें। ऐसे ही सवाल आते हैं यूपीएससी में करंट अफेयर से रिलेटेड, जो लोगों के नहीं हो पाते और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। अपना टारगेट यही है कि सारे सवाल अपने इन सीरीज में से ही आए, ज्यादातर सवाल तो आए कम से कम, जिससे किसी को भी वो होता है ना, 2-4 नंबर से छूट गए, 5-6 नंबर से छूट गए, 1 नंबर से छूट गए, तो अपने व्यूअर का, अपने स्टूडेंट का कोई भी ऐसा सीन नहीं बैठे, ये टारगेट है अपना। इसलिए अपन हर टाइप की चीजें कवर कर रहे हैं जो भी क्रूशियल लग रही हैं, इंपॉर्टेंट लग रही हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का पहला टॉपिक है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, पीएफआई। देखो, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस सीसीडी का। ठीक है, यूएनसीसीडी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देखो, ये मेजरली लिंक ढूंढ रहे होते हैं फॉरेस्ट का और पीस का। देखो, पेड़ वगैरह होंगे, जंगल होएगा तो लोगों का मन शांत रहेगा हरियाली देख के। बस वही है कि जैसे पीस होती है ना, फॉरेस्ट में बड़ी शांति होती है, वैसे ही सिक्योरिटी भी शांत रहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो। यही है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव वालों का मेन आइडिया। is a flagship program of UNCCD that demonstrate crucial linkages between land, peace and security। क्योंकि ये मानते हैं कि एक लिंक है लैंड का, पीस का, सिक्योरिटी का। It is designed to address restoration of ecosystems and land-based resources, including land, soil, water, and forest, in fragile and conflict-affected locations। इनका मानना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड लोकेशंस है ना, जैसे एलओसी हो गई, तो एलओसी पे हम पेड़ पौधे लगाएं, फॉरेस्ट डेवलप करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, इकोसिस्टम इतना अच्छा कर दे कि सबके मन शांत हो जाए, लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें। ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ साउथ कोरिया टू यूज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एज अ पीस बिल्डिंग प्रोसेस। ये इनिशिएटिव है साउथ कोरिया का। किसने शुरू करा था पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव? साउथ कोरिया ने करा था, पर ये प्रोग्राम तो यूएनसीसीडी का है। तो इनका आइडिया होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बॉर्डर है, 38 पैरेलल लाइन, उस पे हम बना दें अपना, फॉरेस्ट उगा दें, जिससे क्या होए, शांति बनी रहे। तो यही आइडिया था। इट एम्स एट एड्रेसिंग द इशू ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर areas and would go as a long way in elevating tensions and building trust between communities लिविंग देयर एंड बिटवीन एनिमी कंट्रीज इन पर्टिकुलर। देखो, जो भी वॉर वाले इलाके होते हैं ना, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वहां की लैंड बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। तो डिग्रेडेड लैंड देखोगे, अफगानिस्तान की जो अपन देखते हैं ना क्लिप्स वगैरह, कितना बेकार इलाका दिखता है। तो इनका आइडिया है कि पेड़ वेड़ लगे, सुंदर वादियां होए, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। पर ये कश्मीर का सिस्टम भूल गए, कश्मीर कितना सुंदर है और वहां पे कितना कॉन्फ्लिक्ट है। इनका आइडिया है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, एनिमी कंट्री से भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तो यही आइडिया है साउथ कोरिया वालों का कि पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव बना लेते हैं, शांति से जंगल देख के सबका मन शांत रहेगा। इसके देखो की फीचर्स क्या हैं। कोलैबोरेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, कि थोड़े पेड़ हम लगाएं, थोड़े पेड़ तुम लगाओ। फोकस ऑन रिस्टोरेशन, कि जो ये लैंड खराब हो गई इसको रिस्टोर करें, इस पे पेड़ लगाएं, फॉरेस्ट खड़ा कर दें इस पे। मतलब प्रमोट करना चाहते हैं पीस बिल्डिंग को। ये जो सारे की फीचर्स है ना, ये मेंस में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप होगी इन सब की फीचर्स को ही देख के। तो ये जरूर देखा करें। फिर आती है सीन रिवर। सीन रिवर, ओलंपिक हुए थे पेरिस में 2024 में, तब सुनी थी ना। तो हाँ, सीन रिवर फ्रांस की रिवर है। फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है सीन रिवर। सीन रिवर फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या है फ्रांस की? लॉयर रिवर, LOIRE रिवर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो आता नहीं, फ्रेंच तो आती नहीं मेरे को। ठीक है, सीन रिवर 777 किलोमीटर लंबी है। कितना अच्छा लकी नंबर लग रहा है ना, थाला फॉर अ रीजन। तो वही है, सीन रिवर 777 किलोमीटर लंबी है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की, लॉयर रिवर के बाद। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? देखो, बुरगुंडी एक रीजन है फ्रांस का, वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया है बहुत बड़ा, डिजॉन करके इलाका है, और ये लैंग्रेस प्लेटू के आसपास से निकलती है। तो इस स्लाइड से आपको ये भी पता चल गया कि लैंग्रेस प्लेटू कहाँ है।
अगर सवाल आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि लैंग्रेस प्लेटू कहाँ है, तो लैंग्रेस प्लेटू फ्रांस में है। लैंग्रेस प्लेटू फ्रांस में है। बुरगुंडी रीजन कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक है, इसका ओरिजिन तो यहाँ से होता है और एंड होती है ये इंग्लिश चैनल में जाके। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच में एक वाटर बॉडी है, उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन देख लो, एंड देख लो, इसकी लेंथ देख लो। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है फ्रांस की, फर्स्ट लॉयर रिवर है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, एक बार सुन लो। मारने, ऑयस, योने, एयूब। मारने, ऑयस, योने, एयूब। अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये छोटी नदियां कौन से देश में है, ये फ्रांस में है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मारने किसकी ट्रिब्यूटरी है, सीन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यूपीएससी का भरोसा नहीं, कहीं से भी सवाल बना दे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन कंसिस्ट ऑफ परमिएबल रॉक। इसका जो रिवर बेसिन है ना, उसमें ज्यादातर परमिएबल रॉक है, which helps reduce the risk of river floods due to their absorptive capacity। देखो, जो परमिएबल रॉक होते हैं ना, जो परमिएबल रॉक होते हैं, ये पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ये पोरस टाइप के रॉक्स होते हैं, तो अगर इनके ऊपर से पानी जा रहा होता है ना, तो ये काफी सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे फ्लड्स रुक सकते हैं। ये एक स्पेशल फीचर है इसके बेसिन का। ये जो बुरगंडी है, ये पॉपुलर वाइन मेकिंग एरिया है, यहाँ की वाइन बहुत फेमस होती है। फिर सीन रिवर फ्लो करती है पेरिस से, ये भी याद रख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिवर को सिटी से मैच करो, तो सीन रिवर पेरिस से मैच करना याद रखना। लैंग्रेस प्लेटू फ्रांस में है। बुरगुंडी वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया फ्रांस में है। इंग्लिश चैनल कहाँ कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के बीच में है। इसकी लेंथ 777 किलोमीटर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेना, मारने, ऑयस, योने। इसके रिवर बेसन में परमिएबल रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ओलंपिक में हुए थे, अभी हुए हैं 2 साल पहले, वरना पेरिस तो न्यूज में रहता ही है, फ्रांस तो न्यूज में रहता ही है, तो फ्रांस की रिवर के बारे में पूछ सकते हैं। फिर एक आता है टॉपिक यूएन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, यूएनजीएससीएफ। देखो, ये 2024 में ही हुआ था ये फोरम। किसने होस्ट करा था, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट वालों ने, यूएनसीटीएडी ने इसको करा था, गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस के साथ मिलके। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम किसने होस्ट करा था, यूएनसीटीएडी वालों ने और गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से ही लग रहा है, सप्लाई चेन को दुरुस्त करना। इसका ऑब्जेक्टिव है एड्रेस एस्केलेटिंग डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इंटरडिपेंडेंसीज। देखो, सप्लाई चेन में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, डिसरप्शंस आ रहे हैं ना, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से आ रहे हो, या जियो पॉलिटिकल टेंशन से आ रहे हो, या किसी भी रीजन से आ रहे हो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस, उसको दूर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। लॉन्च द मैनिफेस्ट फॉर इंटरमॉडल लो कार्बन एफिशिएंट एंड रेजिलेंट फ्राइट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स टू मीट ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स। वही है, देखो इनको कैसा मॉडल चाहिए, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, लो कार्बन हो, एफिशिएंट हो, रेजिलेंट फ्राइट ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, जो ग्लोबल क्लाइमेट से मीट करे। देखो, आजकल तो जो भी चीज होती है वो क्लाइमेट से रिलेट कर दी जाती है, ये बात याद रखना। तो अपने कॉपी में ये लिखना मत कि इसका क्लाइमेट एफिशिएंट होना, ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स को मीट करना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फोरम है, जो भी मीटिंग है, सब कुछ क्लाइमेट को ध्यान में रखकर करते हैं, तो अपने नोट्स हैवी मत करना, काम की बातें ही लिखना। ठीक है। इसका फोकस एरिया क्या है, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। देखो, इसका टारगेट क्या है, फोकस एरिया क्या है, सप्लाई चेन मजबूत करना, किन के बीच में मजबूत करना, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो ये फीजी वगैरह हो गए, जो तुवालू आइलैंड हो गया, या जो भी छोटा आइलैंड है ना, जो डेवलप हो रहे हैं, उनमें भी सप्लाई चेन प्रॉपर बनी रहे, ये इनका फोकस एरिया है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कहते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, पैसिफिक में आप देखो, मेलानीसिया, पोलिनेशिया में जो जो आइलैंड है, उनको बोला जाता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। यहाँ पे भी सप्लाई चेन बहुत मजबूत रहे, ये इनका टारगेट है। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक गाइडलाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो फॉर ट्रेड एंड यूएनसीटीएडी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेटा सेट टू ऑप्टिमाइज ट्रेड फ्लोज। इसमें तुम बस इतना सा याद रखो कि नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो ट्रेड सिस्टम बन रहा है,
ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डेटा सेट भी बन रहा है। देखो आजकल जो नई आप चीज पढ़ोगे ना, वो एकदम टेक्नोलॉजिकली वाइज बहुत एडवांस होगी और वो क्लाइमेट को ध्यान में रखेगी। तो स्टेटमेंट कैसा भी बने, आज के जमाने में जो भी चीज होगी ना, जो भी फॉरम होगा, मीटिंग होगी, कुछ भी प्रोग्राम होगा, वो दो चीजों को ध्यान में रखेगा कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो और वो क्लाइमेट को ध्यान में रखे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए तो इन दो बातों को ध्यान में रखना कि हर चीज टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होगी, बहुत स्मूथ होगी, हर चीज हर प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाता है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि लो कार्बन हो, एमिशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम होए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखना, कैसा भी स्टेटमेंट आए आप सही कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखो फर्स्ट एडिशन तो इनका हुआ था बारबाडोस में 2024 में, और 2026 वाला सीजन कहाँ होगा, एडिशन कहाँ होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। ये सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेंज फोरम फोरम वालों का कहाँ होगा अगला, सऊदी अरेबिया में होगा, नवंबर 2026 में, ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज होती है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो उसे डायबिटीज हो जाती है, उसे ही कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, और जैसे प्रेगनेंसी ओवर होती है तो कुछ टाइम में जेस्टेशनल डायबिटीज ठीक भी हो जाती है। ये है कॉन्सेप्ट इसका। पर अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो, किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बच्चों को, तो आगे जाके उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, gestational diabetes. It is a type of diabetes that consists of high blood glucose during pregnancy and is associated with complications for both mother and child. भाई ये मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो मदर को भी प्रॉब्लम होगी, चाइल्ड को भी प्रॉब्लम हो सकती है। Gestational diabetes disappears after pregnancy, but women affected and their children are at increased risk of developing type 2 diabetes later in life. ठीक है, तो आगे जाके खतरा बढ़ सकता है टाइप 2 डायबिटीज का। टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है? देखो टाइप 2 डायबिटीज स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम यूजिंग इंसुलिन प्रॉपरली। देखो एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में तो आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में आपकी बॉडी सही से यूज नहीं कर पा रही होती इंसुलिन को, उसे ही कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, विच कैन लीड टू हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर इफ नॉट ट्रीटेड। अगर आप वही टाइप 2 डायबिटीज की दवा नहीं लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देखो 90 टू 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज को, ज्यादातर लोगों में यही होती है, 90-95% लोगों में यही होती है। इसमें आपकी बॉडी सही से यूज नहीं कर पा रही होती इंसुलिन का, और अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो जाएंगे आपको। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज हो गई और उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद चली ही जाती है, पर वुमेन जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, उसको और उसके बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा लेटर इन लाइफ रहता है। यही कॉन्सेप्ट है जेस्टेशनल डायबिटीज का। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगल विजिट्स। कॉन्जुगल विजिट्स होती क्या है? जैसे कोई जेल में बंद है, तो उसको अपने पार्टनर से मिलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसका पार्टनर उसके पास आ रहा है जेल में, उसे बोलते हैं कॉन्जुगल विजिट्स। A visit to a prisoner by their spouse or partner during which the couple may spend time together in private। कि कोई जेल में बंद है तो उसका स्पाउस या पार्टनर उसे मिलने आ रहा है, तो उसे ही बोलते हैं कॉन्जुगल विजिट्स। इंडिया में कॉन्जुगल विजिट्स का कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, वैसे इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्जुगल विजिट्स का। पर अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि काफी बार कोर्ट्स ने इसका जिक्र करा है कि कॉन्जुगल विजिट्स भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में आना चाहिए। In India, where there is no dedicated law on conjugal visits, courts have occasionally addressed the issue under the fundamental right to life and personal liberty as guardian by Article 21 of the Constitution। मतलब कोर्ट वगैरह कहते हैं कि कॉन्जुगल विजिट्स को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। ठीक है, कॉन्जुगल विजिट्स वही होती है कि आप जेल में बंद है, आपका स्पाउस या पार्टनर आपसे मिलने आ रहा है, बस उसे ही कहते हैं कॉन्जुगल विजिट्स। थैंक यू। बताइए क्या ये लेक्चर आपको कैसा लगा, पसंद आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्लैरिटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है करंट अफेयर्स के प्रति, प्रीलिम्स को लेके? ठीक है, बताइए क्या कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर। अभी देखना अपने लेक्चर रोज आते रहेंगे, रोज आएंगे, तो अपना टारगेट है कम से कम 500-600 टॉपिक्स कवर कर लेना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 से पहले।